कल्पना कीजिए कि कोई अंतरिक्ष में तैर रहा है, एकदम शून्य गुरुत्वाकर्षण, मतलब Yeah. जीरो ग्रेविटी में। हाँ। बाहर से सब कुछ बहुत ही शांत और अद्भुत लग रहा है, लेकिन उस अंतरिक्ष यात्री के शरीर के अंदर ना एक बहुत ही भयानक प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल एक साइलेंट डैमेज कह सकते हैं इसे। हाँ, मतलब उसकी हड्डियां और उसके दांत धीरे धीरे अपने मिनरल्स खो रहे हैं, वे सचमुच घुल रहे हैं और कमजोर पड़ रहे हैं। और ये कोई कहानी नहीं है जी, 1970s के दशक में नासा के एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये एक कड़वी सच्चाई थी। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी अंतरिक्ष वाली समस्या से निकली एक ऐसी तकनीक पर चर्चा करने वाले हैं जो अब सीधे हमारे बाथरूम के शेल्फ तक पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं बायोमिमेटिक ओरल केयर की, और हमारी आज की इस चर्चा का जो आधार है वो है डेंटावॉन प्लस सेंसोब्राइट फॉर्मूला प्रीमियम टूथपेस्ट के कुछ रिसर्च नोट्स और उनका प्रेजेंटेशन। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि दांत कैसे साफ रखें, बिल्कुल, बल्कि हमें उस विज्ञान को डिकोड करना है जो शरीर के उस हिस्से को दोबारा बना रहा है जिससे हमारा शरीर खुद कभी ठीक कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि देखिए अमूमन लोग दांतों को सिर्फ एक सफेद पत्थर की तरह देखते हैं। हाँ, जिसे बस रोज घिसकर साफ करना है। बिल्कुल, मतलब जब तक उनमें कोई झंझनाहट या दर्द शुरू ना हो जाए ना, तब तक कोई इस बुनियादी विज्ञान पर ध्यान नहीं देता। इस डीप डाइव में जो नोट्स हम देख रहे हैं वे इस बात को चुनौती देते हैं कि दांतों का टूटना या कमजोर होना कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसे सिर्फ रसायनों से सुन किया जा सकता है। हम आज समझेंगे कि कैसे प्रकृति की नकल करके, मतलब बायोमिमेटिक तरीके से चीजों को जड़ से ठीक किया जा रहा है। तो इस प्रकृति की नकल वाली बात पे आने से पहले मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना को समझना बहुत जरूरी है। जी बताइए। हम सब जानते हैं कि अगर हमारी त्वचा कट जाए तो शरीर वहां नई त्वचा बना देता है। बिल्कुल। हड्डी टूट जाए तो वो भी जुड़ जाती है, लेकिन हमारे नोट्स एक बहुत ही अजीब सच बताते हैं। दांत का जो एनामल है ना, जो शरीर का सबसे कठोर ऊतक या टिश्यू है, वो खुद अपनी मरम्मत नहीं कर सकता। एकदम सही। मतलब एनामल 95% खनिजों से बना है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस है, बाकी का 4% पानी है और सिर्फ 1% प्रोटीन है। तो आखिर शरीर ने ऐसा डिजाइन क्यों बनाया जो खुद को ठीक ही ना कर सके? देखिए, इस सवाल का जवाब जीव विज्ञान की एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया में छिपा है। जब हम त्वचा या हड्डियों की बात करते हैं तो उनके अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं। हाँ, ब्लड फ्लो होता है वहां। जी, वहां रक्त का प्रवाह होता है जो लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है। लेकिन एनामल बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में एमेलोब्लास्ट्स कहते हैं, उनका जीवन चक्र बहुत ही सीमित होता है। अच्छा। हाँ, जब मसूड़ों के भीतर दांत बन रहा होता है तब ये कोशिकाएं एनामल का निर्माण करती हैं। ठीक। लेकिन जैसे ही दांत मसूड़े से बाहर आता है तो वो नष्ट हो जाती। बिल्कुल, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बाप रे, मतलब जो एनामल हमें बचपन में अपने स्थायी दांतों के साथ मिल गया, बस वही हमारा जीवन भर का बैंक बैलेंस है। सही पकड़ा आपने। उसमें कोई नया डिपॉजिट शरीर खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और यही वो त्रासदी है जिसका जिक्र आपने किया। जब हम खाना खाते हैं, खासकर आज के दौर का ऐसा खाना जिसमें रिफाइंड चीनी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे दांतों से खनिजों का क्षरण होने लगता है। और इस प्रक्रिया को डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं एक कोशिश करती हूँ। क्या हम एनामल को हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन के कांच की तरह मान सकते हैं? कैसे? मतलब अगर फोन की स्क्रीन पर एक बार खरोच आ जाए या वो चटक जाए तो फोन खुद से तो नया कांच नहीं उगा सकता ना? हाँ, ये बात तो है। आपको बाहर से एक नया गार्ड लगाना पड़ता है या कांच बदलना पड़ता है। तो क्या दांतों का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है? ये तुलना एक हद तक काम करती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। वो क्या? देखिए, फोन का कांच एक बेजान चीज है जिसके नीचे कोई दर्द महसूस करने वाला हिस्सा नहीं है। सही बात है। लेकिन दांतों के मामले में जब वो एनामल रूपी कांच घिसता है ना, तो उसके नीचे की एक बहुत ही संवेदनशील परत बाहर आ जाती है, जिसे डेंटिन कहते हैं। जी, डेंटिन। और डेंटिन कोई ठोस दीवार नहीं है, उसमें सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सीधे दांत के अंदर मौजूद जीवित नसों तक जाते हैं। ओहो, तो इसी वजह से जब लोग कुछ ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं या कोई बहुत मीठी चीज खाते हैं तो उन्हें वो तेज झंझनाहट महसूस होती है। बिल्कुल। मतलब वो बाहरी सुरक्षा कवच टूट चुका है और सिग्नल सीधे नस तक जा रहा है। एकदम सही। सेंसिटिविटी सिर्फ एक असुविधा नहीं है,
ये शरीर का एक अलार्म सिस्टम है जो बता रहा है कि इनेमल का ढांचा टूट चुका है, और चूंकि शरीर खुद नया इनेमल नहीं बना सकता, इसलिए इसका एकमात्र समाधान है रीमिनरलाइजेशन। मतलब बाहर से वैज्ञानिक तरीके से खनिजों को वापस उस ढांचे में डालना। जी और यहीं से हमारी कहानी में अंतरिक्ष विज्ञान की एंट्री होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब शरीर खुद इनेमल को ठीक नहीं कर सकता, तो 1970 के दशक में नासा ने एक खास तत्व का विकास किया जिसे नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट या NHAP कहते हैं। मुझे समझना है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा क्या जरूरी हो गया था कि उन्हें एक नया मिनरल ही लैब में बनाना पड़ा। देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में शून्य गुरुत्वाकर्षण का जिक्र किया था, जी, जब अंतरिक्ष यात्री वहां लंबे समय तक रहते थे तो गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण उनके शरीर को लगता था कि अब भारी हड्डियों की जरूरत नहीं है। क्योंकि शरीर को वजन तो उठाना ही नहीं पड़ रहा। सही बात है। तो शरीर तेजी से हड्डियों और दांतों से खनिजों को बाहर निकालने लगता था। बाप रे। इसलिए नासा को एक ऐसे पदार्थ की जरूरत थी जो बिल्कुल प्राकृतिक हड्डी और इनेमल की तरह काम करे, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर आसानी से अपना ले और जो उस कमी को तुरंत पूरा कर सके। जी। तब उन्होंने नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को सिंथेसाइज किया। ये पूरी तरह से एक बायोमिमेटिक खनिज है। बायोमिमेटिक यानी जो प्रकृति की सटीक नकल करता हो। बिल्कुल। इनेमल का प्राकृतिक ढांचा भी तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ही है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? प्राकृतिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट तो विज्ञान को पहले से ही पता था, तो क्या ये जो नैनो शब्द इसमें जोड़ा गया है, जिसका आकार 20 से 50 नैनोमीटर बताया गया है, क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक है? या इतने छोटे आकार के कारण वाकई साइंस और फिजिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, विज्ञान में कई बार भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ प्रभाव डालने के लिए होता है, लेकिन यहाँ नैनो कोई मार्केटिंग हथकंडा नहीं है। अच्छा जी, ये इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप प्राकृतिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट लेते हैं तो उसके कण आकार में काफी बड़े होते हैं। अगर आप उन्हें दांतों पर लगाएंगे तो वो बस सतह के ऊपर ही रह जाएंगे, वे अंदर नहीं जा सकते। जैसे किसी दीवार की बारीक दरार में आप बड़े बड़े पत्थर नहीं भर सकते। ठीक ऐसा ही। लेकिन जब हम 20 से 50 नैनोमीटर की बात करते हैं तो हम एक ऐसे आकार की बात कर रहे हैं जो एक इंसान के बाल की मोटाई से भी हजारों गुना छोटा है। वाकई बहुत छोटा है। बिल्कुल। और इसके नैनो आयाम इसे इनेमल और डेंटिन की सबसे गहरी, सबसे बारीक दरारों में पूरी तरह से घुसने की ताकत देते हैं। जब NHAP उन माइक्रोक्रैक्स में जाता है तो ये वहां जाकर सिर्फ बैठता नहीं है, बल्कि ये दांत के प्राकृतिक ढांचे के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाता है। रिसर्च नोट्स में एक आंकड़ा दिया गया है जो वाकई हैरान करता है। इसमें लिखा है कि ये प्रक्रिया डीमिनरलाइज्ड हुए दांतों की माइक्रो हार्डनेस को 82% तक वापस ला सकती है। जी, 82%। 82%। रिकवरी का मतलब तो ये हुआ कि दांत लगभग अपनी पुरानी मजबूती पर वापस लौट रहा है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि शरीर इसे बाहरी चीज मानता ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी सामग्री से बना है जिससे दांत बने हैं। ये दरारों को एकदम प्राकृतिक रूप से भरता है। ठीक है, तो NHAP ने दरारें भर दी, इनेमल की मरम्मत हो गई। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछे। मुंह के अंदर का माहौल बहुत ही अस्थिर होता है। जी। हम लगातार कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, लार बनती रहती है। जी। तो ये जो नया खनिज दरारों में गया है, वो अगली बार कोल्ड ड्रिंक पीने या कॉफी पीने पर वापस बह क्यों नहीं जाता? बहुत ही उम्दा सवाल। और यही वो जगह है जहां ये विशेष फॉर्मूला सामान्य से अलग हो जाता है। अच्छा। देखिए, डेंटावन प्लस सिर्फ NHAP पर निर्भर नहीं है। केवल दीवार की दरारें भर देना ही काफी नहीं है। हाँ, अगर नींव में पानी रिस रहा है तो दीवार फिर गिरेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए इसमें एक ट्राइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया गया है। ट्राइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। जी। इसमें NHAP के अलावा 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं, CPP, ACP और GMP। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स को भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CPP, ACP की। नोट्स बताते हैं कि ये कैसीन फॉस्फोपेप्टाइड्स अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट है जो दूध से प्राप्त एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। जी बिल्कुल। तो क्या इसका काम बस दांतों पे कैल्शियम उड़ेल देना है, जैसे कोई मिस्त्री दीवार पर जोर से सीमेंट फेंक कर मारता है? ये एक दिलचस्प कल्पना है, लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता। तो कैसे करता है? देखिए, अगर आप मुंह में सिर्फ कैल्शियम और फॉस्फेट डाल देंगे
तो वो लार के साथ मिलकर बड़े बड़े गुच्छे बना लेंगे या बस गले से नीचे बह जाएंगे। अच्छा, वे दरारों तक पहुंचेंगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए CPP-ACP एक बायो अवेलेबल कैरियर के रूप में काम करता है। इसे आप सीमेंट फेंकने वाले मिस्त्री की बजाय एक बहुत ही सुरक्षित और बख्तरबंद डिलीवरी ट्रक की तरह समझ सकती हैं। डिलीवरी ट्रक? वो कैसे? ये जो दूध का पेप्टाइड है ना, CPP, ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों को अपने साथ बांध लेता है ताकि वे रास्ते में बेकार न हो जाएं। फिर ये लार के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रूप से दांतों की सतह तक ले जाता है, ठीक उन जगहों पर जहां एनामल कमजोर हो चुका है। और वहां जाके उन्हें छोड़ देता है? बिल्कुल, वहां पहुंचकर ये उन खनिजों को छोड़ता है। इसके कारण दांतों के ठीक आसपास एक सुपर सैचुरेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, ये सुपर सैचुरेशन शब्द बहुत तकनीकी लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा। क्या इसका मतलब ये है कि खनिजों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें दरारों के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं मिलता? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम किसी मुंबई की लोकल ट्रेन में इतने सारे यात्रियों को ठूस दें कि जब स्टेशन पर दरवाजे खुले तो लोगों को मजबूरन बाहर खाली प्लेटफॉर्म की तरफ ही गिरना पड़े। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार विजुअल है ना? जी। विज्ञान के नजरिए से बिल्कुल यही होता है। खनिजों का घनत्व बाहर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो प्राकृतिक रूप से दांत की उन खाली कैविटीज की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे दांतों को खनिजों की एक अटूट सप्लाई मिलती है। वाह! तो मतलब NHAP मरम्मत की ईंटें हो गया जी। और CPP-ACP वो डिलीवरी नेटवर्क हो गया जो लगातार ईंटें और सीमेंट सही जगह पर पहुंचा रहा है। एकदम परफेक्ट समरी। अब इस कॉम्प्लेक्स के तीसरे हिस्से पर आते हैं, GMP यानी ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। इसके बारे में क्या? देखिए, अगर CPP-ACP डिलीवरी नेटवर्क है तो GMP को आप उस पूरी निर्माण साइट का सुरक्षा गार्ड कह सकती हैं। सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि जब दांतों की मरम्मत चल रही हो तब कोई बाहरी दुश्मन उस काम को बिगाड़े नहीं। और हमारे मुंह में एक बहुत ही कुख्यात दुश्मन होता है। अच्छा, कौन सा? एक बैक्टीरिया जिसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं, S म्यूटेंस। इस S म्यूटेंस बैक्टीरिया को हम सरल भाषा में मुंह का मुख्य विलन कह सकते हैं। बिल्कुल। जो हमारे दांतों में फंसी चीनी को खाता है और फिर एसिड के रूप में उसे बाहर निकालता है। एकदम सही। ये बैक्टीरिया दांतों की सतह पर चिपककर एक कॉलोनी बना लेता है जिसे हम प्लाक कहते हैं। प्लक। और जब ये एसिड छोड़ता है तो मुंह का pH स्तर गिरने लगता है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही खास आंकड़े का जिक्र है, pH 5.5। जी। ये 5.5 का नंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, pH 5.5 वो खतरनाक सीमा है जहां आकर माहौल इतना एसिडिक हो जाता है कि दांतों का ठोस एनामल सचमुच पिघलने लगता है। ओह! वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, वो बिखरने लगता है। और यहीं पर GMP अपना काम करता है। वो कैसे? ये एक ऐसा बायोएक्टिव पेप्टाइड है जो उस बैक्टीरिया को दांतों पर चिपकने नहीं देता। डेटा बताता है कि ये बैक्टीरिया के जुड़ाव को 50% तक कम कर देता है। मतलब अगर बैक्टीरिया दांत पर चिपकेगा ही नहीं तो वो अपनी कॉलोनी नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। और एसिड सीधे दांत की सतह पर गिरेगा ही नहीं। इससे मुंह का pH 5.5 से ऊपर यानी सुरक्षित स्तर पर बना रहेगा। सटीक विश्लेषण। जब आप इन तीनों को मिलाते हैं, NHAP, CPP-ACP और GMP। जी, NHAP जो दरारें भरता है, CPP-ACP जो खनिज पहुंचाता है और GMP जो एसिडिक हमले को रोकता है, तो आपको सिर्फ एक टूथपेस्ट नहीं मिलता बल्कि एक संपूर्ण जैविक रक्षा और मरम्मत प्रणाली मिलती है। यहाँ तक सारी बातें बहुत ही वैज्ञानिक और प्रभावशाली लग रही हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा आलोचनात्मक होकर सोचना चाहती हूँ। बिल्कुल, पूछिए। क्योंकि अगर मैं एक आम उपभोक्ता हूँ तो मेरे दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है। मैं पिछले 20 सालों से अपने डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। मैंने सुपरमार्केट से हर तरह का सेंसिटिव और कैविटी प्रोटेक्शन वाला टूथपेस्ट खरीदा है। सब खरीदते हैं। तो अगर ये तकनीक 1970 के दशक की है और नोट्स के अनुसार 1980 के दशक से ही जापान में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जी, तो पूरी दुनिया के टूथपेस्ट उद्योग ने अब तक फ्लोराइड और उन कठोर रसायनों को पूरी तरह से क्यों नहीं छोड़ा? मतलब ये कोई छुपा हुआ रहस्य क्यों बना हुआ है? ये सवाल अक्सर हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जो पहली बार इस तकनीक के बारे में सुनता है। हाँ, आना भी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, इसका जवाब विज्ञान में नहीं है बल्कि अर्थशास्त्र और उद्योग के पुराने ढांचे में छिपा है। अच्छा। फ्लोराइड का जो उत्पादन है वो अविश्वसनीय रूप से सस्ता है। ये दशकों से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा रहा है। इसके विपरीत नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट और दूध के उन जटिल पेप्टाइड्स को लैब में सिंथेसाइज करना एक बहुत ही महंगी और तकनीकी प्रक्रिया है। तो क्या ये सिर्फ मुनाफे का खेल है?
मुनाफे के साथ साथ ये सिम्पटम मैनेजमेंट यानी सिर्फ लक्षणों को दबाने की मानसिकता का भी खेल है। वो कैसे? दशकों से जो मानक ब्रांड्स हैं वो इसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं। अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो वे टूथपेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट डाल देते हैं। ये क्या करता है? ये रसायन दांत की नसों को रासायनिक रूप से सुन्न कर देता है। आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अंदर वो डेंटिन की नलिका अभी भी खुली हुई है। बिल्कुल, नलिका खोली है और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही है। मतलब वो सिर्फ दर्द की गोली दे रहे हैं जबकि असल बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा। एकदम सही। और मैंने सुना है कि दांत सफ़ेद करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वे भी इनेमल के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। जी, दांत सफेद करने के लिए पेरोक्साइड जैसे कठोर ब्लीच का उपयोग किया जाता है। पेरोक्साइड? हाँ, जो इनेमल को और खुरदरा और कमजोर बना देती है। इसके अलावा आम टूथपेस्ट में SLS यानी सोडियम लोरेल सल्फेट होता है। वो तो शायद झाग बनाने के लिए होता है ना? बिल्कुल, सिर्फ झाग के लिए, लेकिन वो मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। फिर ट्राइक्लोसान जैसे रसायन होते हैं जो एक समय के बाद शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और यहीं पर डेंटिववन प्लस का दावा उसे बाजार से पूरी तरह से अलग खड़ा करता है। जी, नोट्स के अनुसार ये 100% बायोकम्पैटिबल है। इसका मतलब है कि शरीर इसे अपना ही हिस्सा मानता है। इसमें फ्लूराइड नहीं है, कोई कठोर ब्लीच या झाग बनाने वाले खतरनाक रसायन नहीं है, और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी रिसर्च में, इसे ग्रास स्टेटस मिला हुआ है। जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। हाँ, मतलब अगर इसे गलती से निगल भी लिया जाए तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। और देखिए, यही सिम्पटम मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल रीजनरेशन के बीच का फर्क है। फ्लोराइड दांतों को मजबूत जरूर करता है, लेकिन वो प्राकृतिक इनामल नहीं बनाता। तो वो क्या बनाता है? वो दांत की सतह पर फ्लोरापेटाइट नाम का एक अलग, ज्यादा कड़क लेकिन भंगुर या ब्रिटल क्रिस्टल बना देता है। अच्छा। जबकि NHAP डेंटिन की उन खुली नलिकाओं को अंदर तक सील कर देता है, जिससे 3 से 5 दिनों में ही दर्द से वास्तविक राहत मिल जाती है। वाकई? जी, और ये शुरुआती कैविटीज को, जिन्हें डेंटिस्ट व्हाइट स्पॉट लीजन्स कहते हैं, पूरी तरह से रिवर्स कर सकता है। ये तो कमाल की बात है। अब इसके इस्तेमाल को लेकर एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। जी, हमारे नोट्स में दांतों के लिए एंटी एजिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम स्किन केयर में या चेहरे की क्रीम के विज्ञापनों में तो ये शब्द बहुत सुनते हैं। बहुत आम है। लेकिन दांतों के इनामल के लिए एंटी एजिंग का विचार थोड़ा अजीब और नया लगता है। अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये बिल्कुल सटीक है। वो कैसे? देखिए, उम्र बढ़ने के साथ सालों तक खाने पीने और एसिड के हमलों के कारण इनामल घिसता है। वो खुरदरा हो जाता है और उसकी चमक हो जाती है। यही दांतों की एजिंग है। जब NHAP उन सूक्ष्म दरारों को भरता है और दांत की सतह की बायोमिमेटिक स्मूदिंग करता है, तो दांत वापस अपने उसी युवा रूप में आ जाते हैं। मतलब उनकी चमक वापस आ जाती है। ये सचमुच दांतों के लिए समय को पीछे मोड़ने जैसा है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके दांत संवेदनशील हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा चीनी या एसिड वाली डाइट लेते हैं। बिल्कुल। और शायद धूम्रपान करने वालों के इनेमल को जो नुकसान होता है ये उसकी भी मरम्मत कर सकता है। एकदम सही। लेकिन इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है उसने मुझे थोड़ा चौंकाया। अच्छा? क्यों? नोट्स में इसके 4 P's का जिक्र है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेसमेंट। इसमें प्लेसमेंट के लिए सुपरमार्केट या टीवी विज्ञापनों का नहीं, बल्कि कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग यानी IBA का रास्ता चुना गया है। ऐसा क्यों? अगर आप हमारी पिछले कुछ मिनटों की चर्चा पे गौर करें ना, तो आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। हमने सुपर सैचुरेशन, बायो अवेलेबल कैरियर और बायोमिमेटिक्स जैसी गहरी वैज्ञानिक बातों पर चर्चा की है। क्या आप 10 सेकंड के किसी टीवी विज्ञापन में ये सब समझा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। विज्ञापन में तो बस एक चमकता हुआ दांत और एक डेंटिस्ट का कोट ही दिखाया जा सकता है। सही कहा। अब अगर कोई आम ग्राहक सुपरमार्केट के शेल्फ पर एक सस्ता फ्लोराइड टूथपेस्ट देखे और उसके साथ ये थोड़ा महंगा बायोमिमेटिक टूथपेस्ट देखे, जी, तो वो सस्ता विकल्प ही चुनेगा, क्योंकि उसे पीछे का विज्ञान नहीं पता। सही बात है। ऐसी तकनीक के लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ता है। कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है, वो लोगों को आपस में इस विज्ञान पर चर्चा करने, इसे समझने और फिर इसके फायदों का अनुभव करने का मौका देता है। मतलब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि अवेयरनेस फैलाना है। बिल्कुल। ये अप्रोच समझ में आती है। और अवेयरनेस की बात करें तो नोट्स में एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसे इन एंड आउट केयर कहा गया है। जी, इन एंड आउट केयर यानी सिर्फ बाहर से मरम्मत कर देना ही काफी नहीं है। डेंटावॉन प्लस टूथपेस्ट के साथ कैल मैकडी
यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी सप्लीमेंट का भी उपयोग सुझाया गया है। देखिए, ये स्वास्थ्य को देखने का एक बहुत ही होलिस्टिक तरीका है। शरीर कोई मशीन तो है नहीं जिसके अलग अलग पुर्जे बिना एक दूसरे के संपर्क के काम करते हों। सही बात है। आप टूथपेस्ट के जरिए दांतों की बाहरी सतह की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन उन दांतों की जड़ें तो मसूड़ों और जबड़े की हड्डी में टिकी है ना। हाँ। अगर अंदर से हड्डी ही कमजोर है तो बाहर की मरम्मत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कैलमैगडी अंदर से काम करता है। वो कैसे मदद करता है? विटामिन डी आपके द्वारा खाए गए कैल्शियम को आंतों से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और मैग्नीशियम उस कैल्शियम को डायरेक्ट करता है कि वो शरीर में कहीं और जमा होने के बजाय सीधे हड्डियों और दांतों में जाए। ओह, मतलब ये एक टू वे डिफेंस सिस्टम है। बाहर से अंतरिक्ष युग के नैनो पार्टिकल सुरक्षा दे रहे हैं और अंदर से सही सप्लीमेंट्स नींव को मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल। हम अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्वास्थ्य के मामले में बायोकम्पैटिबल होना सबसे जरूरी है। हम प्रकृति के खिलाफ जाकर या सिर्फ शून्य करने वाले रसायनों का लेप लगाकर लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना होगा जो हमारे शरीर की अपनी भाषा समझती हों। बहुत खूब। तो आज के इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि विज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी। हमने देखा कि जो एनामिल एक बार नष्ट होने के बाद प्राकृतिक रूप से कभी वापस नहीं आ सकता था, उसे अब अंतरिक्ष विज्ञान और दूध के पेप्टाइड्स के मेल से दोबारा बनाया जा रहा है। एकदम सही। ये सिर्फ लक्षणों को छुपाने का काम नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल रीजेनरेशन है। बिल्कुल। तो सुनने वालों, हमारी आज की ये चर्चा तो यहीं पूरी होती है, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? अगर विज्ञान आज रोजमर्रा के एक साधारण से दिखने वाले टूथपेस्ट में नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करके शरीर के उस ढांचे को बायोमिमेटिक तरीके से फिर से बना सकता है जो कुदरती तौर पर कभी ठीक नहीं हो सकता, तो भविष्य में इंसान के शरीर के और कौन से हिस्से जिन्हें आज हम लाइलाज या स्थायी रूप से डैमेज्ड मानते हैं, इसी तकनीक से ठीक हो सकेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, शायद भविष्य में कटी हुई नसें या डैमेज्ड कार्टिलेज को ठीक करना सिर्फ कोई क्रीम लगाने या कुछ ब्रश करने जितनी आसानी से संभव हो जाए। वाकई ये विज्ञान की एक बहुत ही रोमांचक संभावना है जिस पर आगे की रिसर्च की नजरें टिकी हैं। तो इसी रोमांचक विचार के साथ हम आज का ये सफर यहीं रोकते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास छिपे विज्ञान पर हमेशा गौर करते रहिए।